हेलो एवरीवन, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज का हमारा विषय रहेगा ट्विन टावर और अवैध निर्माण। आज का यह आर्टिकल लाइव मिंट में प्रकाशित लेख व्हाई आर नोएडा ट्विन टावर्स बीइंग डिमोलिश्ड के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन खंड से जुड़ा है। तो चलिए लेख की शुरुआत करते हैं। भारत में अवैध निर्माण की समस्या बहुत पुरानी है। समय समय पर यह समस्या किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। इस समस्या से राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से निपटने का काम करती रहती हैं। स्थानीय सरकारें जैसे नगर पालिका या नगर निगम भी इस मामले में अपनी कार्रवाई करते रहते हैं। ये अवैध निर्माण कई रूपों में देखने को मिलता है, जैसे शहरों में झुग्गी झोपड़ी के रूप में मलिन बस्तियों का विकास, सार्वजनिक जगहों पर निजी निर्माण, योजनाओं की अनुमति से ज्यादा निर्माण आदि तथा कई अन्य नियमों का उल्लंघन करके किए गए निर्माण के रूप में। ऐसे मामलों में स्थानीय सरकारें कार्रवाई करके अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश करती हैं। बावजूद इसके ऐसे अवैध निर्माण के मामले अदालतों में जाते हैं। इन मामलों में अदालतों ने बड़ी संख्या में फैसले सुनाए हैं, जिनमें से कुछ लचीले तो कुछ बड़े ही कठोर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित ट्विन टावर को ढहाने का फैसला सुनाया, जिसके बाद 28 अगस्त 2022 को इन दोनों बिल्डिंग्स को विस्फोटक द्वारा जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण ने अवैध निर्माण की बहस को राष्ट्रीय एजेंडा के पटल पर ला दिया है। इसी के मद्देनजर आज के आर्टिकल में हम अवैध निर्माण की समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ट्विन टावर क्यों गिराए गए। इसी के साथ ये भी समझेंगे कि भारत में अवैध निर्माण की समस्या से निपटने के क्या प्रावधान हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ट्विन टावर का मामला क्या था और इसे क्यों गिराया गया। तो असल में ट्विन टावर यानी एपेक्स और सियान टावर की कहानी साल 2004 से शुरू होती है। इस साल सुपरटेक नाम की एक कंपनी को नोएडा के सेक्टर 93A में एमराल्ड कोर्ट के नाम पर भूखंड आवंटित हुआ था, जिसमें साल 2005 में 37 मीटर ऊंचाई के 10 फ्लोर के साथ 14 टावर बनाने की मंजूरी मिली। आगे चलकर इसमें नोएडा अथॉरिटी ने अतिरिक्त जमीन लीज पर आवंटित की, जिसके बाद नियमों को ताक पर रखकर 2 और टावर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के रिवाइज्ड प्लान को मंजूरी मिली। आगे 2010 में दोनों टावर्स में 24 फ्लोर से 40 फ्लोर बनाने के तीसरे रिवाइज्ड प्लान को अनुमति दे दी गई। इस तरह अब इन बिल्डिंग्स की ऊंचाई करीब 121 मीटर की हो गई। इन्हें ग्रीन एरिया, चिल्ड्रन पार्क और 2 मंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जमीन पर बनाया गया, जिसकी वजह से एमराल्ड कोर्ट के फ्लैट खरीदारों ने खुद को ठगा सा महसूस किया। एमराल्ड कोर्ट में गठित RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मुताबिक एमराल्ड कोर्ट के बिल्डर ने फ्लैट बुकिंग के दौरान उनसे किए गए वादे का 10% भी नहीं किया। ऊपर से सोसाइटी के लेआउट में बदलाव और कर दिया और इसमें RWA की सहमति भी नहीं ली गई। इन्हीं सब मामलों को लेकर RWA ने साल 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। RWA ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि सुपरटेक कंपनी द्वारा सोसाइटी में ट्विन टावर को नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है। सुनवाई करते हुए 2 साल बाद कोर्ट ने कंपनी को दोषी माना। कोर्ट ने RWA के हक में फैसला सुनाते हुए ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया। इसके बाद सुपरटेक कंपनी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कंपनी को दोषी माना और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को ट्विन टावर के मौजूदा फ्लैट खरीदारों को उनकी दी गई रकम को 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश भी दिया। इस तरह 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों के हक में फैसला सुनाते हुए ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया। दरअसल न्यू ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियम 2010 के मुताबिक ऊंचाई के आधार पर पास में स्थित 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स के बीच की दूरी 6 मीटर से 16 मीटर तक होनी चाहिए
और इसमें 18 मीटर तक की ऊंचाई के निर्माण के बाद हर 3 मीटर ऊंचाई बढ़ाने के लिए बीच की दूरी को 1 मीटर बढ़ाना आवश्यक है। वहीं नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मुताबिक 2 आवासीय बिल्डिंग टावर्स के बीच कम से कम 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल 9 मीटर की दूरी ही रखी गई। इसमें टावर्स के निर्माण के लिए ग्रीन एरिया का भी उल्लंघन किया गया। साथ ही अग्नि सुरक्षा मानकों का भी ध्यान नहीं रखा गया। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि कंपनी या डेवलपर्स द्वारा नियमों का बेशर्मी से उल्लंघन करना केवल नियामक अधिकारियों की मिलीभगत का मामला नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा शहरी नियोजन के मूल पर हमला है। ऐसे हमलों से सीधे पर्यावरण को नुकसान होता है और निवासियों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए कानून के शासन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अवैध निर्माण से सख्ती से निपटना होगा। इस तरह सुपरटेक कंपनी की ट्विन टावर इमारत को भ्रष्टाचार का प्रतीक माना गया और इसे गिराने के फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संदेश के तौर पर देखा गया। चलिए अब समझ लेते हैं कि भारत में किन किन रूपों में अवैध निर्माण देखने को मिलता है। शहर में अवैध निर्माणों की श्रृंखला काफी बड़ी है। दरअसल जैसे जैसे शहर बड़ा होता है उसमें निर्माण की भूख और बढ़ जाती है। इस निर्माण की भूख में जन्म लेता है अवैध निर्माण। यह अवैध निर्माण सरकारी जमीन पर या शहरी योजना कानून द्वारा अनुमोदित जमीन से ज्यादा निर्माण करके किया जाता है। इसमें बड़े तौर पर नागरिक कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। इस तरह के निर्माण में आमतौर पर पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। इसके अलावा इसमें स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को भी ताक पर रखा जाता है। साथ ही अग्नि सुरक्षा मानकों तथा ऊंचाई नियमों की भी अनदेखी इस तरह के निर्माण में आम बात है। भारत में अवैध निर्माण की एक समस्या दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में झुग्गी झोपड़ी के रूप में देखने को मिलती है। भारतीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2019 में जारी एक सूची के मुताबिक दिल्ली में 1797 कॉलोनियां अवैध हैं। दरअसल इसकी शुरुआत आमतौर पर प्रवासियों द्वारा होती है। ये प्रवासी अपनी रोजी रोटी और आजीविका की तलाश में अपने गांव घरों को छोड़कर शहरों में आते हैं। यहाँ ये जमीन खरीद पाने और घर बना पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अलावा ये पर्याप्त वेतन के अभाव में आमतौर पर किराए के मकान को वहन करने में भी असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में ये एक जगह सुनिश्चित करके वहां रहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये झुग्गी झोपड़ी के रूप में एक मलिन बस्ती का रूप लेता है। शुरुआत में इसे शहर द्वारा अपना लिया जाता है क्योंकि शहरी अर्थशास्त्र कहीं हद तक इन प्रवासियों पर निर्भर रहता है। बेशक ये मलिन बस्ती अवैध रूप से बसी हैं। ऐसा इसलिए भी है कि इन प्रवासी मजदूरों के श्रम के बगैर शहर के अर्थशास्त्र को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा सरकारी संपत्ति पर निजी व्यक्तियों द्वारा किया गया निजी निर्माण जैसे तालाब, खेल मैदान, सार्वजनिक पार्कों का अतिक्रमण, फुटपाथ आदि पर कानूनों को ताक पर रखकर किया गया निर्माण बड़े पैमाने पर भारत में अवैध निर्माण की फहरिस्त में शामिल है। शहरों में बड़ी बड़ी आवासीय परियोजनाओं में भी अवैध निर्माण देखने को मिलता है। इस तरह के अवैध निर्माण को आमतौर पर अधिकारियों से सांठगांठ करके किया जाता है। इसमें या तो अनुमोदित जमीन से ज्यादा निर्माण किया जाता है या फिर निर्माण संबंधी कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जैसा कि अभी हाल में ट्विन टावर के मामले में देखने को मिला। तो इस तरह भारत में सामान्य से लेकर पॉश इलाकों तक अवैध निर्माण देखने को मिलते हैं। अब इन सब के बाद आइए ये जान लेते हैं कि अवैध निर्माण से निपटने के लिए भारत में क्या व्यवस्था है। भारत में वैध निर्माण हो सके इसके लिए राज्यों के अपने अलग अलग कानून हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई नियम और गाइडलाइंस हैं, जैसे एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड। एनबीसी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें रिहायशी, व्यापारिक, संस्थागत, शैक्षिक, वाणिज्यिक, असेंबली, स्टोरेज स्पेस आदि इमारतों के निर्माण के ढांचे तय करने के लिए गाइडलाइंस बताई गई हैं। ये गाइडलाइंस कंस्ट्रक्शन और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। एनबीसी मानकों को पहली बार साल 1970 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद इसमें साल 1983, 1987, 1997, 2005 और साल 2015 में कई बदलाव किए गए। इन बदलावों के साथ ही गाइडलाइंस वर्तमान में लागू हैं। इसके अलावा RERA यानी द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 संसद द्वारा पारित एक केंद्रीय कानून है जो रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए प्रत्येक राज्य में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान करता है। ये प्राधिकरण तेजी से विवाद निपटान के लिए एक निकाय की तरह कार्य करते हैं।
वहीं अगर स्थानीय स्तर पर बात करें तो सड़क और फुटपाथ पर होने वाले अवैध निर्माण के मामले में म्युनिसिपल कमिश्नर के पास ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो इसे अंजाम देने वालों को न केवल संपत्ति से बेदखल कर सकता है बल्कि बिना किसी सूचना के उस निर्माण को ध्वस्त भी कर सकता है। हालांकि निजी संपत्ति पर अवैध निर्माण के संबंध में एक नोटिस दिया जाना आवश्यक है और उसके पश्चात ही अगली कार्रवाई की जाने की व्यवस्था है। इसके अलावा समय समय पर अदालतों द्वारा भी अवैध निर्माण के मामले में फैसले दिए जाते हैं। इनमें से कई फैसले नजीर बन जाते हैं, जैसे हाल के ट्विन टावर के मामले में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चलिए अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अवैध निर्माण से निपटने में क्या कुछ चुनौतियां भी हैं। अवैध निर्माण के मामले में शिकायत करने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा कई बार अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है, लेकिन कार्रवाई के कुछ समय बाद अवैध निर्माण होने लगता है। इसके साथ ही सरकारी तंत्र द्वारा जिस जमीन से अवैध निर्माण हटाया जाता है उसे फिर से वैसे ही छोड़ दिया जाता है, उसका संरक्षण नहीं किया जाता। इसमें आमतौर पर निगरानी तंत्र एक्टिव होने का अभाव होता है, तो कई बार इसमें अधिकारियों की सुस्ती एक बड़ी वजह होती है। अवैध निर्माण से निपटने में एक समस्या राजनीति से जुड़े लोग भी हैं। दरअसल जो नेता अवैध निर्माण के पक्ष में खड़ा होता है वो लोग उसे अपना सच्चा हितैषी मानते हैं। यही वजह है कि ये नेता चुनाव जीतने के लिए अपने भाषणों में अवैध कॉलोनियों को वैध करवाने की बात करते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार भी इस अवैध निर्माण को बढ़ाने में मदद करता है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो अगर शहर नियोजन के कायदे कानून ये कहते हैं कि किस स्थान पर कितनी ऊंची इमारत बननी चाहिए, तो इन नियम कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर कानून सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर किसी निर्माण के गिराए जाने यानी डिमोलिशन की आवश्यकता है तो फिर ऐसी स्थिति में आरोपी व्यक्ति या संस्था पर केवल जुर्माना लगा देना या सजा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सजा और जुर्माने के साथ ही उससे डिमोलिशन की लागत भी वसूली जाए। इसके साथ ही अगर अवैध निर्माण किसी सरकारी अधिकारी के भ्रष्टाचार की वजह से खड़ा हुआ है तो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। इसके अलावा जनप्रतिनिधि को समझना चाहिए कि उसका काम लोगों के वैध हितों की रक्षा करना है, न कि उनके अवैध कामों को संरक्षण देना। असल में कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ हमदर्दी दिखाने की बजाय उन्हें सजा दिलवाने पर जोर होना चाहिए। इसके अलावा सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें कानूनों का पालन बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो सके। चलिए अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। तो प्रश्न है, अवैध निर्माण होने के क्या कारण है? अवैध निर्माण से निपटने के लिए केंद्र सरकार के क्या कानून हैं? वर्णन कीजिए।